नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूं उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे मिस्र की सभ्यता से संबंधित मिस्र की बौद्धिक उपलब्धियों के बारे में। और इसके पूर्व में हम लोगों ने मिस्र से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर बात की। हमने देखा कि मिस्र की जो सभ्यता है वो उसका उदय मिस्र में किस प्रकार हुआ, उनकी भौगोलिक परिस्थिति कैसे थी, नील नदी क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। मिस्र के राजनीतिक संगठन के संदर्भ में हम लोगों ने बात की कि वो संगठन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। फ़राओं के संदर्भ में बात हुई, कला के संदर्भ में बात हुई, धर्म के संदर्भ में बात हुई। आज हम लोग बात करेंगे उनकी बौद्धिक उपलब्धियों के संदर्भ में और देखेंगे कि किस किस प्रकार की बौद्धिक उपलब्धियाँ मिस्र के समाज में, मिस्र की सभ्यता में दिखाई पड़ती हैं, जो कि मिस्र को विश्व की एक महत्वपूर्ण सभ्यता के तौर पे स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो सबसे पहले जब भी हम बौद्धिक उपलब्धियों के संदर्भ में बात करेंगे तो क्योंकि मिस्र की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसमें लिपि का आविष्कार हो चुका था, लिपि का ज्ञान था उन लोगों को, और वह ज्ञान उनको एक सभ्यता के रूप में स्थापित भी करता है। क्योंकि जब हम सभ्यता के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि सभ्यता से जुड़ी हुई एक और चीज़ है, वो है लिपि। और ख़ासकर लिपि का प्रयोग जिन जिन संस्कृतियों में होने लगता है और शहरीकरण का प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है, भौतिक अवस्थाएं दिखाई पड़ने लगती हैं, ऐसे जो एक परिरूप है उसको हम सभ्यता के तौर पर मान सकते हैं। तो लिपि सभ्यताओं का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण भी दिखाई पड़ता है। तो इस मिस्र की सभ्यता में लिपि का प्रयोग किया जाने लगा था, लिपि का वहाँ पर आविष्कार हो चुका था। तो इस लिपि का आविष्कार कैसे हुआ और क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें लिपि के संदर्भ में, अगर हम इस बात पे चर्चा करें तो लिपि एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग मुख्यतः लेखे जोखे के लिए किया जाता है। और किस प्रकार का लेखा जोखा? बेसिकली व्यापार वाणिज्य से जुड़ा हुआ लेखा जोखा, प्रशासनिक कार्यों से जुड़ा हुआ लेखा जोखा, या और भी कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हो रही हैं तो उन पे लिखने का कार्य पड़ा। लेकिन प्रारंभिक दौर में लिपि के आविष्कार को अगर हम समझें तो हम देखेंगे कि खासकर उन स्थानों पे जहाँ पर सभ्यताओं का विकास हुआ, उन सभ्यताओं के विकास में व्यापार वाणिज्य ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, प्रशासनिक ओहदे ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये जहाँ पर भी ये सेटलमेंट दिखाई पड़ने लगता है वहाँ पे धीरे धीरे लिपि का आविष्कार, हालांकि कुछ अपवाद भी हैं जहाँ पर सभ्यता होने के बावजूद लिपि नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन सामान्य तौर पे जहाँ जहाँ सभ्यता है दिखाई पड़ती है वहाँ पर अधिकतर स्थानों पर लिपि दिखाई पड़ती है। और ये लिपि कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी हुई ही दिखाई पड़ती है। तो मिस्र में भी इस लिपि का आविष्कार होता है, प्राचीन राजवंशीय काल से लिपि प्राप्त होने लगती है। विश्व के विभिन्न भागों में लिपि के संदर्भ में अलग अलग मान्यताएं दिखाई पड़ती हैं। जैसे भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि लिपि का जो आविष्कार है वो दैवीय है। वहीं हिब्रू कल्चर में, हिब्रू सिविलाइजेशन में भी ऐसा माना जाता है कि दैवी उत्पत्ति के कारण लिपि आई है। वैसा ही कुछ मिस्र के संदर्भ में भी देखा जाता है। मिस्र की सभ्यता में लिपि का आविष्कार दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत पर आधारित है। वो ऐसा मानते हैं कि देवताओं के माध्यम से लिपि धरती पर आई और फिर उस लिपि का प्रयोग मानव ने किया। लिपि से बहुत सारे लोग लिपि मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो हो सकता है बहुत सारे लोग उससे जुड़ ना पा रहे हो, उससे संदर्भ स्थापित ना कर पा रहे हो। तो लिपि का अर्थ हम बोल सकते हैं लेखन कला से, लिखने से। जो हम लिखते हैं वर्तमान में हमारी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि का हम प्रयोग करते हैं बेसिकली। और भारत में ये जो प्रारंभिक लिपि के तौर पर अगर हम बात करें तो सैंदो लिपि हमें हड़प्पा काल से मिली है, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए वो एक प्रमाणिक या अभी तक उस लिपि की प्राचीनता के तौर पर अगर हम भारत में देखें तो उसको हम शामिल नहीं कर पाते हैं। हमारी जो प्राचीनतम लिपि है उसको हम ब्राह्मी लिपि के नाम से जानते हैं। और ये ब्रह्मा नामक देवता से, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के माध्यम से इस लिपि का आविष्कार हुआ है। वहीं मिस्र में ऐसा माना जाता है कि एक टा नामक देवता थे। कौन? एक टा नामक देवता थे जिनके द्वारा यहाँ पर लिपि का आविष्कार हुआ था। और हिब्रू कल्चर में भी ऐसा माना जाता है कि देवताओं के माध्यम से लिपि निकल करके आई थी। तो टा नामक देवता ने मिस्र में लिपि का आविष्कार किया था। किस लिपि का आविष्कार किया था? बेसिकली ये चित्राक्षर लिपि थी, चित्र के माध्यम से कार्य हो रहा था, चित्राक्षर लिपि थी। और अक्सर आप देखेंगे प्रारंभिक जो लिपियां हैं विश्व के विभिन्न भागों में वो चित्राक्षर लिपि ही दिखाई पड़ती है। चित्राक्षर लिपि का अर्थ है कि चित्रों के माध्यम से चीज़ों को
समझाना, अलग अलग चित्र बनाए जा रहे थे, उनके माध्यम से चीज़ों को समझाया जा रहा था। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बेसिकली वो चित्र नहीं है जो मिस्र की सभ्यता में बन रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके की साइन लैंग्वेज चित्र के माध्यम से चीज़ों को एक्सप्रेस करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का दौर प्रारंभ हो गया था। और अगर आप देखें तो प्रागैतिहासिक काल में भी ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है। बहुत सारी रॉक पेंटिंग्स हमें मिलती हैं जहाँ पे चित्र हमें मिलते हैं। तो एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि यही जो रॉक पेंटिंग्स थी और यही जो चित्र थे आगे चल के मानव के लिपि के आविष्कार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे होंगे। तो चित्राक्षर लिपि यहाँ पर प्रयोग की जाने लगी। टा नामक देवता के माध्यम से वो निकल करके आई और इसी लिपि को बाद में विद्वानों ने हायरोग्लिफिक लिपि के नाम से जाना। उसको हायरोग्लिफिक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? हायरोग्लिफिक। एक नाम दिया गया, वो नाम था हायरोग्लिफिक। ये नाम मिस्र की लिपि को कहा गया। अब जैसे चित्राक्षर लिपि की बात हो रही है तो बेसिकली साइन लैंग्वेजेस को हम लोग अक्सर देखते हैं विश्व के विभिन्न भागों में, आज भी साइन लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा है। लिपि क्या है? लिपि बेसिकली अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका है। जब हम बात करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, लिख करके अपनी भाषाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात लिखित रूप से, मौखिक रूप से। और एक और माध्यम है भावनाओं को व्यक्त करने का है, वो है सांकेतिक रूप, साइन लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। अगर आप विश्व के विभिन्न भागों में भ्रमण करें तो भले ही आप वहाँ की लैंग्वेज को ना समझें, लेकिन साइन के माध्यम से आप चीज़ों को समझ जाएंगे। आप एयरपोर्ट्स में, रेलवे में, आप ट्रैफिक के पास इस तरीके के साइन बोर्ड आपको मिल जाएंगे जहाँ से आपको इशारा किया होगा कि इस तरफ आपको बढ़ना है। तो इस तरीके के विभिन्न सांकेतिक रूप हमें दिखाई पड़ते हैं और कहीं ना कहीं इनिशियल तौर में ये सारी चीज़ें हमें मिस्र के सभ्यता की जो लिपि थी उसके प्रारंभ में चित्राक्षर लिपि के तौर पर दिखाई पड़ती है। तो ये जो चित्राक्षर लिपि है, एक तो बात हमने की कि दैवीय उत्पत्ति से इस लिपि का उद्घटन हुआ, ये लिपि निकल करके आई, इसको चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। अब प्रश्न उठते हैं कि इसमें बनाया क्या जा रहा था। तो पशु पक्षी, मनुष्य तथा विभिन्न प्रकार की ज्यामितियों का अंकन इस लिपि में किया जा रहा था। साथ ही साथ विविध रंगों का प्रयोग भी किया जा रहा था इस लिपि के निर्माण में, जहाँ पर नीले, पीले, हरे तथा लाल रंग का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जा रहा था। उन रंगों को उसमें लगाया जा रहा था। इसके अलावा हायरोग्लिफिक लिपि को विभिन्न संबोधित विभिन्न उसके भाग हैं, जैसे कि अक्षरात्मक लिपि है जहाँ पर अक्षरों का बोध होता है, ठीक है। इसके बाद ध्वनि बोधक है, ध्वनि के बोध के माध्यम से उसकी जानकारी होती है। इसके बाद संकेत सूचक है। तो ये हायरोग्लिफिक लिपि के ये कुछ चरण हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। और इन चरणों को अगर हम देखें तो जैसे हमें लिपि को पहचानना है तो इसके संदर्भ में एक उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे एक वर्ड आता है बिलीफ। बिलीफ का अर्थ सामान्यता होता है विश्वास। अब बिलीफ को हमें मिस्री उसमें लैंग्वेज में, मिस्री लिपि में अगर हमें अंकित करना है कहीं पे, तो बिलीफ को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या निकल करके आएगा? बी प्लस लीफ। बी का अर्थ होता है मधुमक्खी, मक्खी, और लीफ का अर्थ होता है पत्ती। तो अगर लिपि में चित्राक्षर लिपि है तो एक तरफ आपको बी दिखाई पड़ जाएगी, बी यहाँ पे बी का अंकन, और एक तरफ पत्ती आपको मिल जाएगी। तो ये मिल करके क्या बना रही है? बिलीफ मीन्स विश्वास। ये विश्वास का प्रदर्शन कर रही है। तो इस तरीके से चित्राक्षर लिपि, हायरोग्लिफिक लिपि में इस तरीके से इसको पढ़ने का कार्य किया गया। ध्वनि अक्षरात्मक रूप से, ध्वनि बोधक रूप से, सांकेतिक सूचक रूप से उसको पढ़ा गया। बेस्टेड नामक एक इतिहासकार है जो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर 24 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इस हायरोग्लिफिक लिपि में 24 चिन्ह थे। कौन मानता है? बेस्टेड ऐसा मानते थे कि यहाँ पर 24 चिन्ह थे। इसके अलावा एक और चीज़ है, इस लिपि को बाद में पुरोहिती लिपि के नाम से जाना गया। पुरोहिती लिपि के नाम से इसलिए जाना गया क्योंकि ये जो लिपि है ये बेसिकली पुरोहितों के माध्यम से यूज़ की जा रही थी बाद के कालों में, क्योंकि प्राचीन राजवंशीय काल से जैसे ही लिपि का प्रारंभ हो जाता है चित्राक्षर लिपि का,
इसके विभिन्न चरणों में इसमें विभिन्न परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है। पुरोहिती लिपि आ जाती है। पुरोहिती लिपि का जो प्रयोग है वो बेसिकली पुरोहितों के माध्यम से किया जाता था और ये इतनी तेज़ी से इतने जल्दबाजी में सराटेदार जिसे कहे कि लिखा जा रहा था, जिससे कि इसकी पहचान ठीक से नहीं हो पाती थी, जल्दी सामान्य लोग इसको पढ़ नहीं पाते थे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें, वर्तमान में अगर आप डॉक्टरों के पास जाएं तो जो डिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स देते हैं उन डिस्क्रिप्शंस को आपको पढ़ना, एक सामान्य व्यक्ति को पढ़ने में थोड़ी सी असुविधा होती है, वो उसको बेहतर तरीके से पढ़ नहीं पाता है। तो वैसे ही पुरोहिती लिपि थी, वो इतनी फर्राटेदार थी कि उसको सामान्य लोग नहीं पढ़ते थे, पुरोहित उसका प्रयोग करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो लिपि आगे चल के लोक लिपि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो हायरोग्लिफिक लिपि के बाद दो और लिपियां मिस्र के समाज में दिखती हैं, एक है पुरोहिती लिपि और दूसरी है लोक लिपि। तो पुरोहिती लिपि का प्रयोग पुरोहित कर रहे थे और बाद में जन सामान्य जो सामान्य जनता है वो लोक लिपि का प्रयोग करने लगते हैं और उसको भली भांति से पढ़ा जाने लगता है। और एक और प्रश्न यहाँ उठता है कि लिखा किन चीज़ों में जा रहा था। तो लिखने के लिए विभिन्न चीज़ों का प्रयोग हो रहा था, जैसे कि मिट्टी के ठीकरों का प्रयोग हो रहा था, पैपरिस पत्रों का प्रयोग हो रहा था। पैपरिस पत्रों के बारे में हमारी आपकी बातचीत हुई थी कि एक विशेष प्रकार के पत्र थे, बेसिकली जैसे आज के पेपर बनते हैं लकड़ियों के माध्यम से, वैसे ही लकड़ियों के गूदे से मिल करके पैपरिस पत्र बनाया जाता था। और यहाँ पर एक 36 मीटर लंबा पैपरिस पत्र मिला है जिस पर लिपि हायरोग्लिफिक लिपि से लिखा गया है। 36 मीटर लंबा पैपरिस पत्र मिस्र में मिला है। तो पैपरिस पत्रों में लिखा जा रहा था, ठीकरों पे लिखा जा रहा था, मिट्टी के पत्थर की पट्टियों पे लिखा जा रहा था और विभिन्न प्रकार के इस तरीके की चीज़ों पे लिखने का कार्य किया जा रहा था। मिट्टी के बर्तनों पर लिखा जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें लिखने में प्रयोग की जा रही थी और ये एक बहुत प्रमुख लिपि के तौर पर हमें दिखाई पड़ती है। तो हायरोग्लिफिक लिपि का बड़ा महत्व रहा। इसके बाद अगर हम मिस्र की दूसरी बौद्धिक उपलब्धि पर ध्यान दें तो वो है इनकी साहित्य। इनके साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बहुत बेहतर साहित्य इन्होंने लिखा उस प्राचीन दौर में, उस सभ्यता के दौर में। और उनके साहित्य में दो प्रकार के साहित्य हमें प्रमुख रूप से दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से? पहला जो साहित्य है वो है धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, और दूसरा जो साहित्य है वो है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, दो साहित्य हमें यहाँ पर दिखते हैं, दो प्रकार के साहित्य हमें दिखते हैं। उसके अलावा दर्शन, दर्शन भी इनके साहित्य का एक प्रमुख अंग था। दर्शन की पुस्तकें थी बेसिकली। तो इनके धार्मिक साहित्य की अगर हम बात करें तो धार्मिक साहित्य में कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हमें दिखाई पड़ते हैं? तो उसमें एक तो बहुत प्रमुख ग्रंथ है एक्नाटन का, एक्नाटन का सूर्य स्रोत। एक्नाटन का सूर्य स्रोत्र बहुत प्रमुख धार्मिक साहित्य था, जिसमें कि एक्नाटन के संदर्भ में हम लोगों ने बात की। एक्नाटन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने विश्व में पहली धार्मिक क्रांति को जन्म दिया था। उसने एकेश्वरवाद को प्रतिपादित किया था मिस्र में, और वहाँ पर वो सूर्य के स्रोतों को वहाँ पर वर्णित कर रहा है इस अपने ग्रंथ में। इसके अलावा एमनोमोप के उपदेश, एमनोमोप, एमनोमोप के उपदेश, ये भी एक बहुत प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इसके अलावा एक और चीज है वो है मृतकों का साहित्य। मृतकों का साहित्य, ये बेसिकली मृतकों का जो साहित्य है ये बेसिकली पिरामिड शास्त्र भी इसको कहा जाता है, इसलिए क्योंकि पिरामिड में जिस प्रकार से मृतकों के जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया थी उसका वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है, और उस प्रक्रिया को बहुत बढ़ा चढ़ा और अतिशयोक्तिपूर्ण और बहुत जो भी चीज़ें उसमें ऐड की जा रही थी सारी चीज़ों को मिलाकर इस ग्रंथ का प्रारंभ किया गया है, और इसीलिए जो है हम इसको मृतकों के साहित्य के तौर पर जानते हैं। तो इसके अलावा अगर हम लौकिक साहित्य की बात करें तो लौकिक साहित्य में भी हमें अलग अलग विधाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें कि लौकिक साहित्य में देखेंगे कौन कौन सी विधाएं हैं। तो पहली जो विधा है वो है नाटक।
दूसरी जो विधा है वो है प्रणय गीत। तीसरी जो विधाएं हैं वो बेसिकली है विजय गीत। और फिर चौथी है कहानियाँ। तो ये कुछ विधाएं हैं जो कि हमें लौकिक साहित्य के तौर पे दिखाई पड़ती हैं। नाटकों से तात्पर्य है विभिन्न प्रकार के नाटक यहाँ पे लिखे गए, जैसे कि कुछ प्रमुख नाटक हैं। कौन कौन से हैं? एक नाटक है मेम्फाइट का ड्रामा। ये बहुत फेमस नाटक रहा है, मेम्फाइट का ड्रामा। इसके अलावा एक नाटक था सृष्टि नाटक। ये सृष्टि के उत्पत्ति से जुड़ा हुआ नाटक था जो कि यहाँ पर हो रहा था। इसके अलावा एक नाटक है सतेख का नाटक। इसको होरुस और सतेख का नाटक भी कहा गया है। किसका? होरुस और सतेख का नाटक। और इसलिए होरुस और सतेख का नाटक कहा गया है, इसके संदर्भ में हम लोगों ने पूर्व में भी बात की थी कि आइसिस और ओसिरिस नामक दो देवी और देवता थे मिस्र के समाज में, जहाँ पर ओसिरिस की हत्या हो जाती है उसके भाई सतेख के द्वारा, और बाद में आइसिस उसको जीवित कर लेती है। उन दोनों से एक पुत्र होता है जिसका नाम होरुस रहता है, और वो होरुस बाद में अपने दुष्ट चाचा सतेख की हत्या करता है, उससे बदला लेता है, और ये एक नाटक के तौर पर मिस्र के समाज में दर्शाया जाता रहा है। इसके बाद अगर आप देखें तो जो प्रणय गीत हैं, प्रणय गीत का मतलब है प्रेम संबंधी गीत। प्रेम की बातें उसमें लिखी गई हैं, जिसमें कि एक बहुत प्रमुख संग्रह है, वो है तुम्हारी भगनी के प्रणय संबंधी गीत। तुम्हारी भगनी के प्रणय संबंधी सुंदर एवं आनंददायक गीत। सुंदर एवं आनंददायक ये बेसिकली प्रणय संग्रह के तौर पे दिखाई पड़ता है। तुम्हारी भगनी के, अगर यहाँ से हम प्रणय संबंधी हटा दें तो ये हो जाएगा तुम्हारी भगनी के सुंदर एवं आनंददायक गीत। तो ये एक बहुत फेमस प्रणय संबंधी रचना थी। इसके अलावा कहानी संग्रह बहुत प्रमुख यहाँ पर दिखाई पड़ता है। बहुत सारे कहानी संग्रह यहाँ मिले हैं, जिसमें सुनहे की कहानी, कौन कौन सा है? कहानी सुनहे की कहानी, और ये कहानी मिस्र के समाज में फैली हुई दिखाई पड़ती है। सुनह नामक एक व्यक्ति रहता है जो मिस्र में पैदा होता है, लेकिन बाद में मिस्र से बाहर जाता है, अत्यधिक धन संपदा एकत्रित करता है और बाद में वापस मिस्र में आता है। तो उसकी एक कहानी थी जो कि सुनह की कहानी के रूप में दिखाई पड़ती है। इसके बाद एक कहानी है सिंदबाद नाविक की, और सिंदबाद नाविक की कहानी अगर आप गौर करें तो अरेबियन नाइट्स में भी आपको दिखाई गई है सिंदबाद नाविक की कहानी। और अरेबियन नाइट्स बेसिकली आपके अरब की कहानियाँ उसमें दिखाई जाती हैं। तो सिंदबाद नाविक की कहानी भी यहाँ पर दिखाई गई है, जो कि अरेबियन नाइट्स का एक वो है, और ये भी जनमानस में बहुत ज़्यादा प्रचलित दिखाई पड़ती है। इसके अलावा पोतभंग नाविक की कहानी, इसके अलावा पोतभंग नाविक की कहानी एक बहुत फेमस कहानी थी। इसके अलावा एक और कहानी है अभागे राजकुमार की कहानी। अभागे राजकुमार की कहानी, और ये एक बहुत फेमस कहानी है। इस कहानी को अगर हम देखें तो यहाँ पर दो भाई थे, अनूपु और बित्यु। ये दो भाइयों की कहानी है, और अनूपु और बित्यु बहुत एक दूसरे से प्रेम करते थे, बहुत लगाव था उनका।
लेकिन अनूपियों की शादी हो जाती है, उसकी पत्नी आती है और पत्नी कुछ समय पश्चात बित्तियों से उसका प्रणय के लिए वो प्रस्ताव रखती है, बित्तियों को पसंद करने लगती है, लेकिन बित्तियों मना कर देते हैं, जिससे अनूपू की पत्नी मिल करके षड्यंत्र करती है और बित्तियों को घर से बाहर कर देती है, उसके खिलाफ भड़का करके उसके भाई को। और बित्तियों जंगल में चले जाते हैं और अपने हृदय को निकाल करके पेड़ पे रख करके वहाँ तपस्या करने लगते हैं। ईश्वर इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके लिए एक सुंदर स्त्री का प्रबंध करते हैं, उनके पास भेजते हैं। सुंदर स्त्री का उनसे विवाह होता है। वह स्त्री एक बार नील नदी पे नहा रही होती है, तो नील नदी उससे प्रभावित होती है, उसके प्यार में आ जाती है। तो वह नदी क्या करती है, उसके बालों को ले लेती है, कुछ बाल उसके पास आ जाते हैं और वो बाल बह करके दूर एक राजा के पास चले जाते हैं। राजा उन बालों से जो है उस स्त्री के प्रति उसको भी प्रेम और आकर्षण हो जाता है और वो क्या करता है, अपने सैनिक भेजकर उस स्त्री से ज़बरदस्ती विवाह कर लेता है, जिसके बाद उस पेड़ को काट दिया जाता है जिस पे बित्तियों का दिल रहता है। और जैसे ही दिल धरती पर गिरता है वैसे ही बित्तियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये कहानी मिस्र के समाज में प्रचलित दिखाई पड़ती है और एक बहुत फेमस कहानी है जिसको कि हम अभागे राजकुमार के तौर पे जानते हैं। इसके अलावा दर्शन के संदर्भ में तहोतेप के नीति वचन एक बहुत प्रमुख साहित्य ग्रंथ है, खासकर दार्शनिक ग्रंथ है। तहोतेप के नीति वचन, नीति वचनों के संदर्भ में आप जानते हैं एथिक्स, आप लोग अगर फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं तो जानते होंगे एथिक्स आपको पढ़ाया जाता है। मोरलिटी या नीति क्या होती है, समाज में किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उसके संदर्भ में जो वचन होते हैं वो बेसिकली नीति वचन के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा ही नीति वचन तहोतेप नामक एक व्यक्ति ने लिखा था जो 5वें राजवंश के शासक का प्रधानमंत्री था और मेम्फिस का गवर्नर था। और उसने अपने इस दार्शनिक ग्रंथ में अपनी कुछ दार्शनिक प्रवृत्ति, अपनी बातों को उसमें शेयर किया था, जिसके अंतर्गत एक बार वो कहता है कि मेरे जीवन का अंत समीप आ चुका है, मेरे जीवन का अंत समीप है और बुढ़ापा मुझे धीरे धीरे ग्रस्त कर रहा है। तो इससे क्या फिलॉसफी, अगर आप इसको दर्शन में समझने का प्रयास करें तो एक दर्शन इसमें समझ में आता है कि कोई भी चीज़ जो है वो चिरकाल के लिए नहीं है, वो नाशवान है, सारी चीज़ों का नाश होगा समय के साथ, हर चीज़ें धीरे धीरे उसमें नश्वरता आती जाएगी। शरीर जो है उसमें धीरे धीरे विभिन्न अवस्थाओं में आप देखेंगे परिवर्तन दिखाई पड़ेगा और ये शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा और उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके का एक दर्शन यहाँ से आपको प्राप्त होने लगेगा। इसके अलावा निराशावाद का भी एक दर्शन की झलक यहाँ पे दिखाई पड़ती है। एक वाक्य वो कहते हैं कि कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि विपत्ति में कोई साथ नहीं देता है, जो कि एक तरीके से निराशावादी प्रवृत्ति की झलक इनके इस दर्शन में दिखाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति दिखाई पड़ती है साहित्य के अलावा, जिसमें गणित की अगर हम बात करें तो गणित में भी ये बहुत प्रकार दिखाई पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा इनका गणित का ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण था और उसके उदाहरण हमें मिलते हैं क्योंकि मिस्र में लगातार नील नदी पर बाढ़ आती रहती थी और उन बाढ़ों को संभालने के लिए रोकने के लिए बांधों का निर्माण किया गया, भूमि की समय समय पर पैमाइश की गई जब बाढ़ खत्म हो गई। साथ ही साथ आप देखेंगे कि पिरामिड जैसे इतनी विस्तृत आकृति का जो है वास्तुकला वहाँ मिलती है, बड़े बड़े भवन बनाए गए हैं, वो सारी चीज़ें इनके अंगणित की ज्ञान को दर्शाती है। अब अंगणित के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं तो यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक एक ही प्रकार के चिन्ह हमें दिखाई पड़ते हैं। जो अंगणित का जो इनका ज्ञान था 1 से 9 तक, ये ऐसे रेखाओं के माध्यम से उसको करते थे। अगर हम इसको समानता कहें तो रोमन लैंग्वेजेस में, जबकि रोमन लैंग्वेज में आपको देखेंगे कि 3 के बाद अलग रोमन लैंग्वेज मतलब वो दिखाई पड़ेगा साइन, लेकिन यहाँ पर ऐसे डंडी खींचकर 1 से 9 तक के अंक लिखा करते थे और 100 और 1000 होने पे चिन्ह अलग हो जाते थे। 1 लाख होने पर एक व्यक्ति ताली बजाता हुआ चिन्ह का प्रदर्शन करता था। इसके अलावा दशमलव का प्रणाली का इनको ज्ञान हो गया था, लेकिन शून्य के जानकार नहीं थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं मानता, इतिहासकार मानते हैं, जो पुस्तकों में दिया हुआ है कि शून्य के ये जानकार नहीं थे और दशमलव की प्रणाली का इनको ज्ञान था। जहाँ पर ये पाई का मान क्या देते हैं, पाई का मान ये देते थे 3.16, ये इनके पाई का मान था। इसके अलावा ज्यामितीय का इनका ज्ञान था। अगर हम पिरामिडों को देखें तो पिरामिड इनके आप देखें ऐसे त्रिभुजाकार पिरामिड ये बनाते थे, जो कि
भली भांति इस बात का प्रदर्शन करते हैं कि ज्यामिति का ज्ञान इनको बेहतर था, क्योंकि अगर आप पिरामिडों के स्ट्रक्चर को देखें तो आप देखेंगे कि पिरामिडों के संदर्भ में कहा जाता है कि एक बाल भी इधर से उधर नहीं जा सकता था। तो इतना बढ़िया गणितीय ज्ञान, इतना बढ़िया ज्यामिति का ज्ञान उनको था, जिससे कि पिरामिडों से उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा, गणितीय ज्ञान के अलावा खगोल शास्त्र के भी ये अच्छे जानकार थे, जिसमें कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, इन सब चीज़ों का ज्ञान, ग्रह, नक्षत्रों का ज्ञान भी उन्हें हो चुका था। इसके अलावा इन्होंने एक कैलेंडर वर्ष का भी निर्माण किया था, जिसमें ये 4 मास प्लस 3 ऋतुओं गुणे 3 ऋतु मानते थे, और ये मानते थे कि 12 मास होते हैं एक वर्ष में। ठीक है, एक वर्ष में 12 मास होते हैं, और एक मास में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और इसके अलावा इनका जो 24 घंटा था वो 12 घंटा का बटा था, जिसमें कि 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात्रि, और इनके जो दिन थे वो सूर्योदय से प्रारंभ होते थे। तो ये और इनका जो वार्षिक जो वर्ष होता है वो भी सूर्य के उदय से ही माना जाता है। जब सूर्य अपनी विकराल अवस्था में आता है तो उसका जो दौर होता है, उसकी जो शुरुआत होती है, वहाँ से इसको उत्तरायण से बेसिकली माना जाता है, जहाँ से सूर्य चढ़ता है। शायद मैं उत्तरायण बोल रहा हूँ, जहाँ से सूर्य प्रारंभ होता है। बेसिकली हिंदी का उतना मुझे वो नहीं है, तो ऐसे दौर को ही हम वहाँ पर मिस्र में कैलेंडर वर्ष के तौर पे देखते हैं। तो एक कैलेंडर उन्होंने तैयार कर रखा था। इसके अलावा औषधि शास्त्र का भी ज्ञान था, और यहाँ पे जो औषधि शास्त्र का जो इनका ज्ञान था, इसकी जो शुरुआत है वो पुरोहितों के माध्यम से मानी जाती है। माना जाता है कि पुरोहितों ने वहाँ पर ये शुरू किया था। नाड़ी परीक्षण होता था, ठीक है, शरीर की परीक्षण उसका किया जाता था, और वहाँ से फिर ये निकल करके आता है। इमोतेप एक व्यक्ति था, जोसोर का प्रधानमंत्री, जिसको कि यहाँ पर बेसज देवता के नाम पे जाना जाता था। बेसज देवता का मतलब है कि डॉक्टर का देवता, मतलब इलाज करने वाला देवता। तो ये यहाँ पे प्रचलित था। नेत्र रोग के लिए बहुत ख्याति प्राप्त थी, शल्य चिकित्सा भी बहुत करते थे। नेत्र रोग के संदर्भ में एक ये माना जाता है, इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है कि साइरस, जो कि ईरान का शासक था, साइरस महान, वो उसने एक नेत्र विशेषज्ञ को अपने यहाँ ईरान बुलाया था, मिस्र से, अपने यहाँ किसी का आँख का इलाज के लिए। तो ऐसे कुछ आप देखें विभिन्न प्रकार के इलाज वहाँ पर हमें शल्य चिकित्सा वगैरह भी दिखाई पड़ती है। और इलाज के लिए कुछ पैपरिस पत्र मिले हैं, तो उन पैपरिस पत्रों को माना जाता है कि इन पैपरिस पत्रों के माध्यम से इलाज की जानकारी में मिली, जिसमें कि द एडम स्मिथ पैपरिस पत्र, ये बहुत प्रमुख पत्र है। एडम स्मिथ इसलिए नाम है क्योंकि एडम स्मिथ नामक आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको निकाला था, इसीलिए उसको एडम स्मिथ नाम दिया गया। और पैपरिस पत्र है जहाँ से इलाज के संदर्भ में जानकारी मिलती है। इसके अलावा द ईवर्स पैपरिस पत्र, इसके अलावा है दी हर्स्ट पैपरिस, इसके अलावा चौथा है दी चेस्टर बीटी। ये कुछ प्रमुख पैपरिस पत्र मिले हैं जहाँ से उनकी इलाज किस प्रकार का होता था, किस प्रकार की चिकित्सा होती थी, उसके संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब इलाज के संदर्भ में हम देखें तो यहाँ पर विभिन्न तरीके से इलाज किए जा रहे थे। एक तो टोना टुटका भी हो रहा था, साथ साथ उनको दवाई भी बनाई जा रही थी, औषधीय दवाई बनाई जा रही थी। दवा कैसे बन रही थी? दवा बन रही थी सुअर के कान से, दांत से, छिपकली के खून से, पशु पक्षी और मनुष्यों के मलमूत्र आदि से उपचार किया जा रहा था। इसके अलावा जादू टोना और दवा हो रही थी, गर्भ निरोधक दवाएं भी बनाई जा रही थी, काढ़ा भी ये पीते थे, और इनीमिया और खतना इनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता था। इसके अलावा वो कड़वी दवा को ज़्यादा लाभप्रद मानते थे। और इसके अलावा वो
झाड़ने फूकने का भी कार्य करते थे। और हेरोडोटस ऐसा मानते हैं कि मिस्रवासी प्रतिमा 3 दिन तक जुलाब लेते हैं और एनीमा आदि से स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। तो एनीमा की जो प्रथम सबसे पहले प्रक्रिया शुरू हुई थी वो यहीं पर दिखाई पड़ती है और ईबिस चिड़िया से उन्होंने इसको सीखा था। तो इस तरीके से चिकित्सा के मामले में भी इनका ज्ञान अच्छा था। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने मिस्र की बौद्धिक उपलब्धियों के संदर्भ में बात की। और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, कुछ दिन आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, उसका कारण मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। दूसरी चीज़, कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी इस तकनीकी माध्यम में, तो उसकी वजह से हमारा आपकी वार्तालाप नहीं हो पा रहे थे। और प्रयास रहेगा कि जल्दी से तकनीकी समस्या भी दूर हो जाए और स्वास्थ्य भी सही हो जाए, ताकि हम बेहतर तरीके से एक दूसरे से और जुड़ते रहें। और तो अब क्योंकि हम लोगों ने मिस्र की पूरी यूनिट के संदर्भ में बात कर ली है, तो अब हम लोग बात करेंगे इस यूनिट के प्रमुख प्रश्न उत्तरों के संदर्भ में। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग उसके संदर्भ में बात करेंगे। और आपके जो भी प्रश्न हैं वो कमेंट के माध्यम से बताइए। और उड़ान द फ्लाई के इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से भी करवाइए और लाइक और शेयर कमेंट सब करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए और एक बृहद जानकारी लोगों तक आ पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। और आने वाले लेक्चर में हम लोग इस प्रथम यूनिट से जुड़े हुए प्रश्न पत्रों को, प्रश्न के जो उत्तर हैं उसको देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।